नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज है ये लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। दोस्तों, वन शॉट लेक्चर हमारे चल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा रहे हैं एक जनपद। आपको इस सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस सीरीज के कंप्लीट नोट्स विद MCQ विद मैप यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस PDF में आपको कंप्लीट 13 जनपदों के नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के इतिहास से। अगर इतिहास में देखा जाए तो हरिद्वार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, और इस स्कंद पुराण में हरिद्वार को कहा गया है मायापुरी। ऐसी मान्यता है कि मया नामक दैत्य की निवास स्थली होने के कारण हरिद्वार का नाम मायापुरी पड़ा। और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि स्कंद पुराण में हरिद्वार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो हरिद्वार को स्कंद पुराण में कहा गया है मायापुरी। हरिद्वार के कुछ अन्य नाम जैसे हरि यानी विष्णु, हरि किसे कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, तो हरिद्वार को विष्णु का द्वार और बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है। साथ ही साथ हरिद्वार को कपिला, गंगा द्वार, खांडव वन और तीर्थ स्थलों का द्वार या चारों धामों का द्वार भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे हरिद्वार के। अब यहाँ पे हरिद्वार में बहुत सारे इतिहासकार आए, उनमें से एक थे चीनी यात्री वैनसांग। वैनसांग जब इस स्थल पर आता है तो उसने इस स्थान को मोइलो कहा। हरिद्वार के लिए जो उसने शब्द का प्रयोग किया, मोइलो शब्द का प्रयोग किया, और मोइलो का जो क्षेत्रफल था, इसका जो उसने क्षेत्रफल बताया था वैनसांग ने, वो बताया था 20 ली। 20 ली जो कि एक चीनी माप है ली, तो 20 ली उसने हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया था। और हरिद्वार के लिए वैनसांग ने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था, मोयुलो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुगल काल में भी अगर देखा जाए तो मुगल काल में भी हरिद्वार का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल की जो रचना है आईने अकबरी, उसमें भी हरिद्वार का वर्णन देखने को मिलता है। और जहांगीर जो शासक था मुगल काल का, जहांगीर के शासन काल में पहला यूरोपियन यात्री जिसका नाम था टॉम कार्यट, टॉम कार्यट, ये था दोस्तों पहला यूरोपियन यात्री जो कि हरिद्वार में आया था, पहला यूरोपियन यात्री। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला यूरोपियन यात्री जिसने हरिद्वार की यात्रा की थी वो था टॉम कार्यट, और इसने दोस्तों हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। तो ये टॉम कार्यट हरिद्वार किसके शासन काल में आया था, तो उस समय मुगल वंश का जो शासक था जहांगीर के शासन काल में टॉम कार्यट हरिद्वार आया था, और ये पहला यूरोपियन यात्री था जिसने हरिद्वार की यात्रा की थी। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी 1915 में। तो महात्मा गांधी, कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इनसे कि महात्मा गांधी कुमाऊं कब आए, महात्मा गांधी देहरादून में कब आए, या महात्मा गांधी हरिद्वार में कब आए थे, तो वो आए थे 1915 में। उसके बाद हरिद्वार की स्थापना होती है एक जिले के रूप में 28 दिसंबर 1988 को। लेकिन 1988 से लेकर जब तक उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था तब तक हरिद्वार को शामिल किया जाता है सहारनपुर मंडल में, यानी हरिद्वार उस समय तक सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। और जैसे ही उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है हरिद्वार को भी शामिल किया जाता है उत्तराखंड में, और इस प्रकार हरिद्वार एक जनपद बन जाता है उत्तराखंड का। लेकिन हरिद्वार जनपद का गठन कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1988 को। हरिद्वार का मुख्यालय दोस्तों हरिद्वार में ही, ठीक है। तो ये हरिद्वार जनपद का इस प्रकार से कुछ इतिहास था। जो भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट थे हरिद्वार जनपद के बारे में वो मैंने आपसे यहाँ पे साझा कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं हरिद्वार जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हरिद्वार जनपद के कौन से पड़ोसी जिले हैं और कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो हरिद्वार के पूर्व में स्थित है पौड़ी, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल है पूर्व में। पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। यूपी काफी ज्यादा सीमा बनाता है इस प्रकार से हरिद्वार से। उसके बाद उत्तर में भी यहाँ पे क्या है, उत्तर में आपका देहरादून हो जाएगा, दून यहाँ पे इस प्रकार ये दून की सीमा है। और दक्षिण में भी आपका क्या है, यूपी है। तो यहाँ पे भी यूपी हो गया और यहाँ पे भी यूपी हो गया। तो पूर्व में पौड़ी, पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश, उत्तर में हो गया देहरादून, और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश ये सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से हरिद्वार जनपद दोस्तों सीमा साझा कर रहा है। अभी मैं आपको बड़े मैप के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास करता हूँ।
ये है दोस्तों हरिद्वार जनपद का मैप। और ये मैप अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जो ई बुक दी गई है कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट सीरीज की, तो उसी पीडीएफ में ये मैप आपको प्रत्येक जनपदों के मैप भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पूर्व में हो गया पौड़ी गढ़वाल, पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ी सीमा बनाता है इस प्रकार से। ये देखो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे पश्चिम में भी है और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपदों से ये सीमा बना रहा है, देखो ये बिजनौर से सीमा बना रहा है, मुजफ्फरनगर से ये सीमा बना रहा है, सहारनपुर से हरिद्वार जनपद सीमा बना रहा है। तो इस प्रकार से। और देखो यहाँ पे उत्तर में देखो किस जनपद से सीमा बना रहा है हरिद्वार, तो देहरादून जनपद से। तो ये इस प्रकार से मैप आप दे सकते हैं कि किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है यहाँ पे हरिद्वार जनपद की। अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग भी देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं हरिद्वार जनपद से। एक है NH34, ये यहाँ पे NH34 है। NH अब लौटते हैं दोस्तों अपनी पीडीएफ पर। तो देखो मैंने आपको सीमाएं भी बता दी हरिद्वार जनपद की और राष्ट्रीय राजमार्ग भी मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। क्षेत्रफल अगर देखा जाए हरिद्वार का तो वो है 2360 वर्ग किलोमीटर और हरिद्वार जनपद उत्तराखंड के मात्र 2 जनपदों से ये सीमा साझा करता है, पौड़ी और देहरादून से। NH34 देखो यहाँ पे मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, धरासूर और गंगोत्री तक जाएगा। 334 जो कि पुरकाजी उत्तर प्रदेश से रुड़की तक आता है और सहारनपुर से रुड़की तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, तो उसका नाम है NH344। अब प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि पुरकाजी से रुड़की कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, तो वो है NH334 और सहारनपुर से रुड़की तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो है NH344। अब बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले प्रमुख एक स्थल है यहाँ पे हर की पौड़ी या हर की पैड़ी भी इसे कहा जाता है। और ये हर की पैड़ी दोस्तों हरिद्वार में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हर की पैड़ी या हर की पौड़ी का जो अर्थ है वो है भगवान विष्णु के चरण। हर की पौड़ी का अर्थ क्या है, तो वो है भगवान विष्णु के चरण। हर की पैड़ी भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा और हर की पौड़ी भी कई जगह देखने को मिलेगा। हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा। उन्होंने अपने भाई भृतहरि की याद में हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। हर की पौड़ी में आपको एक कुंड भी देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड वैसे उत्तराखंड के अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो कई जगह आपको ऐसे कुंड हैं जिनका नाम क्या है, ब्रह्मकुंड है। तो उनमें से हरिद्वार जनपद भी ऐसा जनपद है जहां पर ब्रह्मकुंड है और वो भी हर की पैड़ी नामक स्थान पर। तो हर की पैड़ी में कौन सा कुंड है दोस्तों हरिद्वार में, तो वो है ब्रह्मकुंड। उसके बाद अकबर के जो दरबारी राजा थे मान सिंह, अकबर के 9 रत्नों में से एक, मुगल वंश में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो मान सिंह ने इस स्थान पर गंगा मंदिर का निर्माण कराया था जिसे राजा मान सिंह की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। मान सिंह की छतरी, मान सिंह की छतरी कहाँ है, तो वो है हर की पैड़ी में। मान सिंह ने यहाँ पे क्या कराया था, गंगा मंदिर का निर्माण कराया था और यहीं पे जो कि मान सिंह की इसको छतरी भी कहा जाता है। तो मान सिंह की छतरी कहाँ है, तो वो है हर की पैड़ी में। उसके बाद दोस्तों हर की पैड़ी नामक स्थान पर इसके दक्षिण में 2 घाट भी हैं, गौ घाट और कुशावर्त घाट। गौ घाट यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य गो हत्या से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इस स्थल का नाम क्या है, गौ घाट। जबकि जो कुशावर्त घाट है यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में कि गौ घाट कहाँ है हरिद्वार में, तो वो हर की पौड़ी नामक स्थान पर। या कुशावर्त घाट नामक जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है हर की पौड़ी नामक स्थल पर। तो हर की पौड़ी जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है हरिद्वार जनपद में। दूसरा जो स्थल है वो है कनखल। कनखल भी हरिद्वार में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है क्योंकि कनखल को दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा जाता है। और दक्ष प्रजापति किसके पिता थे, तो ये थे माता सती के, माता सती के ये पिता थे। माता सती का विवाह होता है भगवान शिव से। एक समय ऐसा होता है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है, एक भव्य समारोह रखा जाता है।
लेकिन वहां पर भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। माता सती को बुरा लगता है। माता सती जाती है दक्ष प्रजापति के पास, यानी अपने पिता के पास, और वहां पे ये पूछती है कि शिव को बुलाया नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि माता सती को ये बात बुरी लग जाती है कि उनके पति को यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया, जिसके कारण वो वहां पर एक कुंड में अपने प्राण त्याग देती है। तो माता सती के नाम से दोस्तों कनखल में एक कुंड भी है जिसका नाम है सती कुंड। तो ये जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताई, इसका मतलब यही था कि आप समझे यहाँ पे कि कनखल को भगवान शिव का ससुराल क्यों माना जाता है और यहाँ पर जो सती कुंड है वो यहाँ पे क्यों है। तो इसी कुंड में माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तो इसलिए कनखल में सती कुंड है। कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर भी है, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और 1910 में इसका जो निर्माण कराया गया था, 1910 में रानी धनकौर द्वारा इस दक्ष प्रजापति मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो कनखल में सती कुंड भी है दोस्तों, और जहां पर माता सती अग्नि में समाई थी ऐसा माना जाता है। और कनखल के निकट एक शिला भी है जिसे नारायणी शिला के नाम से भी जाना जाता है। तो कनखल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद है रुड़की। रुड़की एक महत्वपूर्ण स्थल है हरिद्वार जनपद का। रुड़की कौन सी नदी के तट पर है? तो यह है सोलानी नदी के तट पर है रुड़की। रुड़की का नाम रुड़की क्यों पड़ा? तो रुड़की का जो रुड़की शहर है उसका नाम जो पड़ा वो रूड़ी नामक महिला के नाम पर पड़ा। रूड़ी नामक महिला के नाम पर रुड़की का नाम पड़ा रुड़की। उसके बाद दोस्तों रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, और देश का नहीं एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी स्थापना 1847 में कहाँ की गई थी? तो रुड़की में की गई थी। और मैंने आपको कई बार एक फैक्ट भी बता रखा है कि रुड़की में ही देश की प्रथम ट्रेन भी चली थी। 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलर के मध्य देश की पहली रेलगाड़ी भी चली थी। लेकिन इसका इतिहास में दोस्तों उल्लेख कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो सामने आया, मतलब इसकी जो खोज की गई वो बाद में की गई। और उससे पहले जो कि मुंबई से थाने की ओर ट्रेन चलती है, उसका यहाँ पे मतलब उसको इतिहास में माना जाता है कि वहां पर सर्वप्रथम ट्रेन चली थी। लेकिन बाद में ये खोजा गया है, एक खोज के अनुसार ये तथ्य सामने आया। ये यहाँ पे इस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं कि 22 दिसंबर 1851 को सर्वप्रथम ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो रुड़की से पिरान कलियर की ओर एक मालगाड़ी ट्रेन गाड़ी चलाई गई थी, रेलगाड़ी चलाई गई थी। और वो क्यों चलाई गई थी? उस समय ऊपरी गंगा का निर्माण कार्य चल रहा था। तो फैक्ट भी है दोस्तों कि हाँ यहाँ पे चलाई गई होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर निर्माण कार्य चल रहा था, तो जिसके कारण वहां पे मालगाड़ी की आवश्यकता हुई होगी। लेकिन इतिहास में हर जगह आपको मुंबई से थाने जो ट्रेन चलाई गई वो उसका उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो साक्ष्य वो बाद में मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था। 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलर के मध्य देश की पहली ट्रेन चली थी ऐसा माना जाता है। ये साक्ष्य जिसकी खोज यहाँ पे की गई और इसकी पुष्टि कई इतिहासकारों ने की है। उसके बाद रुड़की में मैंने आपको बताया है 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट स्थल यहाँ पे शांतिकुंज। शांतिकुंज जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। शांतिकुंज की स्थापना की गई 1971 में पंडित राम शर्मा आचार्य जी द्वारा, और शांतिकुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो गायत्री तीर्थ किसे कहा जाता है? शांतिकुंज को कहा जाता है। उसके बाद है पिरान कलियर। रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है दोस्तों पिरान कलियर। यहाँ पर सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है, इसके लिए प्रसिद्ध है पिरान कलियर। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हरिद्वार में उर्स मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पिरान कलियर में उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। पिरान कलियर में महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है, जिसके लिए पिरान कलियर प्रसिद्ध है। और उर्स मेले का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं हरिद्वार जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला यहाँ पे मंदिर है भारत माता मंदिर।
महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि भारत माता मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो यह है हरिद्वार में। इस मंदिर का निर्माण कराया गया था स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा और 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 180 फीट है इसकी कुल ऊंचाई। और ये कितना मंजिला है ये मंदिर, तो 8 मंजिला, कुल 8 मंजिल हैं इस मंदिर में। तो भारत माता मंदिर जिसकी ऊंचाई 180 फीट है और ये कुल 8 मंजिला है, तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका हरिद्वार में। उसके बाद दूसरा मंदिर है माया देवी मंदिर है हरिद्वार में। और ये माया देवी मंदिर जो कि माता सती के शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि और हृदय गृह थे। तो ये इस प्रकार से माता सती का यहाँ पे एक शक्तिपीठ है हरिद्वार में, माया देवी मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चंडी देवी मंदिर। ये हरिद्वार के नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। नील पर्वत कहाँ है, तो वो आपका हरिद्वार में है। बिल्व शिखर पर्वत भी कहाँ है दोस्तों, वो हरिद्वार में स्थित है। तो हरिद्वार का जो नील पर्वत है उस पर स्थित है आपका चंडी देवी मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने कराया था। निर्माण किसने कराया था, सुचात सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर का शासक था, जम्मू कश्मीर का राजा था। उसने इस चंडी देवी मंदिर का निर्माण कराया था जो कि हरिद्वार के नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर है मनसा देवी मंदिर। तो ये हरिद्वार में बिल्व शिखर पर स्थित है। और इस मंदिर में मनसा देवी की 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति रखी गई है। 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति मनसा देवी की, वो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में है। 5वां है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। तो भगवान शिव को ये समर्पित है महादेव मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है। और ये कौन से पर्वत पर है, तो बिल्व पर्वत पर। तो इसलिए बिल्केश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित है। उसके बाद नीलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित है। और दक्ष महादेव मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर या दक्ष प्रजापति मंदिर, ये भी कहाँ है, ये कनखल में है। इसका निर्माण 1810 में रानी धनकौर ने कराया था। ये मैंने आपको इतिहास में भी अभी हरिद्वार के इतिहास में भी इसकी मैंने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो पहला यहाँ पे है कुंभ मेला। कुंभ मेला ये कहाँ लगता है, हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मेला है। और ये मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। 12वें वर्ष क्या किया जाता है दोस्तों, आयोजित किया जाता है। और ये कब लगता है, तो जब सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति किस राशि में आता है, कुंभ राशि में आता है। तो कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष ये आयोजित किया जाता है हरिद्वार में। उसके बाद है उर्स मेला। उर्स मेला कहाँ लगता है, ये लगता है पिरान कलियर में। पिरान कलियर में, पिरान कलियर कहाँ है, तो हरिद्वार के रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है पिरान कलियर नामक स्थल। पिरान कलियर यानी जो कलियर गांव है जिसको पिरान कलियर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पिरान कलियर बाबा यानी अलाउद्दीन अली अहमद साबरी जी की मजार यानी दरगाह है। दरगाह, दरगाह किसकी, अली अहमद साबरी, अलाउद्दीन अली अहमद साबरी, साबरी जी की यहाँ पे क्या है, दरगाह है। और इसलिए यहाँ पे उस मेले का आयोजन भी किया जाता है पिरान कलियर में। उसके बाद है गुघाल मेला। ये हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ये होता है 3 दिवसीय मेला। 3 दिवसीय मेला है गुघाल मेला। तो इससे ज्यादा कोई विशेष मेला नहीं है दोस्तों हरिद्वार जनपद में। हरिद्वार जनपद से भी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। जितने भी प्रश्न अगर हरिद्वार जनपद से बनेंगे वो मैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, पूरे के पूरे फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आप कंप्लीट हरिद्वार जनपद इस वीडियो से देखते हैं तो इससे बाहर हरिद्वार जनपद से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बात करते हैं रिवर सिस्टम की, हरिद्वार जनपद के नदी तंत्र की। तो यहाँ पे एक बार हम मैप के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हरिद्वार में है। ये है दोस्तों हरिद्वार जनपद का मैप। एक बार आप इसका इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
क्योंकि जूम करने से अच्छा दिख जाएगा प्रत्येक शब्द जो इसके अंदर लिखा है। और ये पूरा एचडी में आपको मिल जाएगा मैप। अगर आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस जो डिटेल्स वाली पीडीएफ है डिस्ट्रिक्ट सीरीज की, प्रत्येक जनपद के मैप, प्रत्येक जनपद के साथ, प्रत्येक जनपद के नोट्स के साथ उसमें दिए गए हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस ई बुक को आप ले सकते हैं। तो गंगा नदी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रमुख नदी बहती है हरिद्वार में वो है गंगा। गंगा नदी जो कि प्रवेश करती है हर की पौड़ी नामक स्थान पर। ये है यहाँ पे हर की पैड़ी, ये ठीक है, ये यहाँ पे हर की पैड़ी है, ये आ रही है गंगा नदी। इस प्रकार से ये हर की पैड़ी में प्रवेश कर दिया, हर की पौड़ी में। और यहाँ पर हर की पौड़ी में भीमगोड़ा बैराज भी है। तो भीमगोड़ा बैराज कौन सी नदी पर है हरिद्वार में? तो वो है गंगा नदी पर। इसी भीमगोड़ा बैराज से दोस्तों ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ये देखो यहाँ से ऊपरी गंगा नहर जा रही है, ठीक है। ये ऊपरी गंगा नहर पर यहाँ पे पथरी परियोजना भी है, पूरा मैंने मेंशन कर रखा है मैप में। फिर ये ऊपरी गंगा नहर आगे बढ़ती है और ये जारी है रुड़की से होते हुए ऊपरी गंगा नहर NH 334 से आगे बढ़ती हुई मोहम्मदपुर परियोजना भी ऊपरी गंगा नहर पर है हरिद्वार में। और फिर ये आगे उत्तर प्रदेश चली जाती है ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? हरिद्वार में है। भीमगोड़ा बैराज से ये गंगा नदी से निकाली गई है। गंगा नदी जो कि हर की पैड़ी या हर की पौड़ी में जब पहुंचती है तो उसके बाद ये कुल मिला के हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखो गंगा नदी भीमगोड़ा बैराज से तो इससे ऊपरी गंगा नहर निकल चुकी है, यहाँ से आगे बढ़ती है और यहाँ से ये जा रही है नीचे और फिर ये कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में। देखो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों एक अन्य फैक्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो ऊपरी गंगा नहर है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में प्रवेश करती है? तो वो करती है मुजफ्फरनगर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में, जबकि ऊपरी गंगा नहर वो निकलती है मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। तो गंगा नदी ये हो गई यहाँ पे। और गंगा नदी से अन्य कोई ऐसी विशेष नदी यहाँ पे नहीं है। एक अन्य छोटी नदी यहाँ पे सोलानी नदी, सोलानी नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से निकल रही है। और सोलानी नदी यहाँ से अगर आप हरिद्वार का मैप देखोगे तो यहाँ पे भगवानपुर से होते हुए और ये रुड़की से निकट जाती है, रुड़की के निकट से। तो रुड़की कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सोलानी नदी के किनारे। फिर ये निकल गई आगे। अब यहाँ पे परियोजनाएं आपने कौन कौन सी देखी? तो एक तो भीमगोड़ा बैराज है, ये आपका गंगा नदी पर है। और इसी भीमगोड़ा बैराज से कौन कौन सी नहर निकाली गई है? तो ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर में यहाँ पे देखो ये है पथरी परियोजना, पथरी परियोजना ये है इस पे, ठीक है। ये ऊपरी गंगा नहर है, तो यहाँ पे ये पथरी परियोजना है। फिर आगे बढ़ती है ऊपरी गंगा नहर और यहाँ पे ये मोहम्मदपुर परियोजना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे बह रही है। मैप में एक बार आप मंदिरों को भी देख लीजिए, क्योंकि मंदिरों के बारे में मैंने आपको मैप में यहाँ पे नहीं बताया है। तो यहाँ पे देखो ये हर की पैड़ी नामक स्थान है, ये बिल्वेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे बिल्व पर्वत पर। यहाँ पे पिरानकले नामक स्थान है और ये कनखल है यहाँ पे। ये हरिद्वार यहाँ पे मेन हरिद्वार जो नगर है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे कनखल में है। ये लक्सर नामक स्थल है, ये है खानपुर। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये चंडी देवी मंदिर है यहाँ पे नीलेश्वर पर्वत है हरिद्वार में। हरिद्वार में देखो यहाँ पे नीलेश्वर पर्वत है, यहाँ पे ये बिल्वेश्वर पर्वत है, बिल्व पर्वत। तो नीलेश्वर पर्वत और बिल्व पर्वत के मध्य है आपका हरिद्वार। उसके बाद इधर यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के जनपद हो गए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। दोस्तों तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे हरिद्वार जनपद का रिवर सिस्टम, जिसमें दो प्रमुख नदियां हैं हरिद्वार जनपद में, गंगा नदी और सोलानी नदी। गंगा नदी हर की पैड़ी के निकट हरिद्वार में पहुंचती है और यहीं पर एक भीमगोड़ा परियोजना है। इसी भीमगोड़ा परियोजना से दोस्तों ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऊपरी गंगा नहर है ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में खुलती है, मुजफ्फरनगर जनपद में। जबकि जो गंगा नदी है वो कहाँ खुलती है? वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सर्वप्रथम खुलती है।
तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट दोनों आपको यहाँ पे नोट करने हैं। एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में पहुंचती है, तो बिजनौर, जबकि जो ऊपरी गंगा नहर है वो मुजफ्फरनगर में पहुंचती है। उसके बाद सोलानी नदी जो कि रुड़की से बहती है, तो रुड़की नगर किस नदी के तट पर है, तो वो है सोलानी नदी। प्रमुख विद्युत परियोजना की अगर बात की जल विद्युत परियोजना की, तो वो है भीमगोड़ा परियोजना, पथरी जल विद्युत परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। अब जो ये परियोजना है दोस्तों, ये कौन कौन सी नदी पर है, तो जो आपकी यहाँ पे भीमगोड़ा परियोजना है ये भी आपकी गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर। उसके बाद पथरी जल विद्युत परियोजना ये है ऊपरी गंगा नहर पर, मैंने मैप के माध्यम से भी आपको बताया था, ऊपरी गंगा नहर पर है ये। और जो मोहम्मदपुर परियोजना है ये भी ऊपरी गंगा नहर पर है। तो ये तीन परियोजनाएं दोस्तों आपको नोट करनी है, हरिद्वार जनपद में स्थित है। इनमें से जो एक परियोजना भीमगोड़ा परियोजना या भीमगोड़ा बैराज ये गंगा नदी पर है, जबकि दो अन्य जो ये परियोजनाएं हैं ये गंगा नदी से जो नहर निकाली गई है भीमगोड़ा बैराज से, ऊपरी गंगा नहर, तो उस पर है पथरी जल विद्युत परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार में जो प्रमुख कुंड है, तो कौन कौन से कुंड है यहाँ पे हरिद्वार में। एक है यहाँ पे भीमगोड़ा कुंड या भीमकुंड, दूसरा है सती कुंड, ये कनखल में है, और तीसरा है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड कहाँ है, तो ये आपका हर की पौड़ी नामक स्थल पर। सती कुंड, ब्रह्मकुंड और भीमकुंड या भीमगोड़ा कुंड भी से कहा जाता है। प्रमुख नहर ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर, तो ये दोनों नहरें कहाँ है, हरिद्वार जनपद में है। ऊपरी गंगा जो नहर है इसके इतिहास के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया गया था वो 1842 में प्रारंभ हुआ था और 54 तक इसका निर्माण कार्य चला था। यानी 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जबकि 1854 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो ऊपरी गंगा नहर पूर्ण रूप से कब बनी थी, 1854 में। यह नहर कहां से निकली हुई है, तो हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा बैराज से। ये जो ऊपरी गंगा नहर है यहाँ पे, इससे भी आगे 3 शाखाएं निकलती है और उन शाखाओं का नाम है दोस्तों देवबंद शाखा नहर, अनूप शहर शाखा नहर और माठ शाखा नहर। देवबंद शाखा नहर, दूसरी है अनूप शाखा नहर और तीसरी है माठ शाखा नहर। तो ये 3 शाखाएं इनसे निकलती हैं बाद में। उसके बाद जो दूसरी नहर है हरिद्वार में वो है पूर्वी गंगा नहर। पूर्वी गंगा नहर ये भी निकलती है भीमगोड़ा बैराज से। अब देखो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, ये इस प्रकार से गंगा नदी आ रही है हर की पेड़ी में यहाँ पे भीमगोड़ा बैराज से, तो भीमगोड़ा बैराज के दाईं ओर से निकल रही है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, जबकि भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर जो नहर निकल रही है उसे कहा गया है पूर्वी गंगा नहर, क्योंकि ये पूर्व की ओर जा रही है। तो पूर्वी गंगा नहर भी भीमगोड़ा बैराज से ही निकाली गई है, भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से, और ये है दाईं ओर से। तो ये कहां से निकाली गई है दोस्तों, भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से। तो ये 2 प्रमुख नहरें हैं जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। पहला संस्थान यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका रुड़की हरिद्वार में स्थित। CBRI का मुख्य कार्य क्या है, तो जो भी भवन निर्माण संबंधी समस्याएं होती हैं उसका ये समाधान करता है। तो CBRI कहाँ है, ये भी आपका रुड़की में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT रुड़की, क्योंकि ये रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1847 में और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT रुड़की। अब पहले इसका नाम इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की, लेकिन IIT का दर्जा इसको कब दिया गया, तो 21 सितंबर 2001 में IIT का दर्जा दिया गया इस इंजीनियरिंग कॉलेज को 2001 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको IIT का दर्जा कब दिया गया, तो 2001 में। तीसरा संस्थान है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय।
इसकी स्थापना 1902 में हरिद्वार में होती है और इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करना है कि ये विश्वविद्यालय पहले पंजाब के गुजरांवाला में खोला गया था 1900 में इसकी स्थापना पंजाब के गुजरांवाला में हुई थी, लेकिन 1902 में इसको हरिद्वार में स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार से हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1902 में और इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद। इस विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन हो गया, भारतीय संस्कृति होगी और साहित्य के साथ साथ जो आधुनिक विषय हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। और 1965 में एक और पॉइंट आपको नोट करना है, 1965 में इस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 1965 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे अन्य संस्थान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, ये भी हरिद्वार में है, उर्दू फारसी अकादमी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये सभी संस्थान आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो हरिद्वार जनपद के जो भी संस्थान थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से यहाँ पे देखो रुड़की है, लक्सर, खानपुर, मंगलोर, पिरान कलियर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भेल रानीपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। और हरिद्वार के 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एससी हेतु आरक्षित है, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। उसके बाद विकास खंडों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में 6 विकास खंड है, भाद्राबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर और खानपुर। और तहसील कितनी है हरिद्वार में, तो 4 तहसील है हरिद्वार जनपद में। जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे देखो 18,90,482 ये हरिद्वार की जनसंख्या है। जनघनत्व यहाँ का 801 है, लिंगानुपात 880 है यहाँ का। साक्षरता 73.43%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 81.04% और महिला साक्षरता है यहाँ पे 64.79%। ये इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा है। बाकी मैंने दोस्तों कई बार आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जनसंख्या पर, तो उसको आप जरूर देखें। कंप्लीट उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 2011 की परीक्षावाणी सीरीज मैंने आपको बताई थी, तो उसमें कौन से स्टेट की ज्यादा है, कौन से स्टेट की कम है, जनगणना कहाँ ज्यादा है, लिंगानुपात कहाँ कम है, वो आपको अच्छे से वहां समझ में आएगा जहां पर आप डिटेल्स में उस वीडियो को देखोगे। तो इस प्रकार से हरिद्वार जनपद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हरिद्वार एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी जनपद है लगभग। और इसमें क्या है, आप सभी जानते हैं कि इसमें न कोई मतलब ऐसी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ग्लेशियर नहीं होंगे, रिवर सिस्टम भी कम थी, गंगा नदी थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो इसलिए हरिद्वार जनपद एक छोटा सा जनपद हो जाता है स्टडी के व्यू पॉइंट से, और यहाँ से इतने ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जितने भी प्रश्न अगर हरिद्वार जनपद से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास किया है। इससे बाहर यहाँ से प्रश्न दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों हरिद्वार जनपद, और उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।